चलिए, अभी हम लोग पिछला वीडियो में बात किए थे मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस क्या होता है? मेनिंजाइटिस से बहुत लोगों की जान चली जाती है। कितने तरह का मेनिंजाइटिस होता है, जिसमें फर्स्ट में हम लोग बताए थे पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, यानी कि जो बैक्टीरिया के द्वारा जो होता है मेनिंजाइटिस, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बैक्टीरिया में ही बहुत सारा बैक्टीरिया के चलते मेनिंजाइटिस होता है, जिसमें से एक और बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बैसिलाई जो होता है वह अगर ब्रेन में मेनिंजाइटिस कॉज करेगा और उसके चलते जो मेनिंजाइटिस होता है उसको ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जनरली हम लोग को इसका दवा जो होता है, बाकी जो मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट होता है वह कुछ दिनों में मेनिंजाइटिस ठीक होने के बाद वह ट्रीटमेंट स्टॉप हो जाता है। लेकिन जो ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग पिछला वीडियो में बना चुके हैं कि ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए हमको 6 महीना से 1 साल तक का अलग अलग थेरेपी टाइप का ट्रीटमेंट होता है। जनरली 6 मंथ वाला जो थेरेपी होता है, इंटेंसिव थेरेपी और कंटिन्यूअस थेरेपी। तो कोई भी टीबी हो, यदि ब्रेन में हो या फिर लंग्स में हो या लीवर में हो या स्प्लीन में हो या फिर एब्डोमेन में हो या हड्डी में हो, कहीं भी टीबी हो, तो सारे टीबी का दवा एक होता है। सारे टीबी का दवा का डोज एक होता है। ये नहीं है कि ब्रेन का टीबी है तो 10 दिन दवाई चलेगा, लंग्स का टीबी है तो 6 महीना दवाई चलेगा, आंतड़ी का टीबी है तो 1 साल दवाई चलेगा। जो भी गाइडलाइन है, कहीं भी जगह ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसका दवा सेम होता है, उसका पूरा डोज पूरा किया जाता है और डोज को छोड़ना नहीं रहता है। तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस के कारण क्या क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। यदि किसी को हेमेटोजीनस स्प्रेड फ्रॉम ए ट्यूबरकुलस फोकस फ्रॉम द लंग्स, मिड एक्सटर्नम लिम्फ नोड, मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, बोन्स, ज्वाइंट्स एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मतलब किसी को यदि पहले से कहीं लंग्स में या मिड एक्सटर्नल लिम्फ नोड हुआ है या मेसेंट्रिक लिम्फ नोड, जहां पे मेसेंट्रिक लिम्फ नोड है, बोन्स में या ज्वाइंट में या जिनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है और उसके चलते यदि वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है वह ब्रेन के पास चला जाता है और ब्रेन में जाके जो ब्रेन का कोवरिंग है मेनिंजेस, उसमें बीमारी पैदा करता है। उसका जो ब्रेन का तीनों लेयर है, पाया मेटर, सबक्टोइड मेटर और ड्यूरा मेटर्स, उस लेयर में जाके डिजीज प्रोड्यूस करता है, सिम्टम प्रोड्यूस करता है। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के चलते जो मेनिंजाइटिस होगा वह ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस कहलाएगा। अब इसके दूसरे कारण में हम लोग क्या करेंगे कि यह सबएक्टिनॉइड स्पेस में जो होता है ज्यादा दिखने को मिलता है। सबएक्टिनॉइड स्पेस में रेप्चर होने के चलते जो मेनिंजाइटिस डेवलप हो सकता है। कभी कभी जरूरी नहीं है कि ट्यूबरकुलोसिस जिसको हुआ है उसी को मेनिंजाइटिस डेवलप हो। कभी कभी चोट के चलते, ट्रॉमा के चलते, वहां पे सेकेंडरी इन्फेक्शन ग्रोथ करने के चलते ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया किसी द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या फीकल ओरल रूट के द्वारा यदि इनहेल होके, बाहर में तो बैक्टीरिया सब घूम रहा है ना, स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ट्यूबरकुलस है, अब जिसका इम्यूनिटी अच्छा है उसके शरीर में गया बैक्टीरिया तो कोई काम नहीं किया। लेकिन किसी किसी के शरीर में जाएगा तो अगर उसका रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी कमजोर है तो डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो उससे रिलेटेड जो डिजीज होगा वह ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के कारण होंगे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या क्या मिलेगा, क्या क्या लक्षण मिलेगा ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस वाले रोगी में? तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेंगे कि तो अब देखिए इसका सिम्टम्स क्या क्या आएगा जिसमें मेनिंजाइटिस होगा ट्यूबरकुलस। उसमें सबसे पहले उस मरीज को वीकनेस लगेगा, कमजोरी ज्यादा लगेगा, कमजोरी हद से ज्यादा लगेगा, दिन भर मन करेगा उसको सोए रहे, उसका शरीर हाथ में दर्द रहेगा, आलस रहेगा, कहेगा कि लग रहा है बहुत ज्यादा वीकनेस हमको फील हो रहा है, आलस्य रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगा। जितना भी ट्यूबरकुलस या ट्यूबरकुलोसिस का केस होगा उसमें एक सिम्टम तो जरूर मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट। यदि किसी पेशेंट को भूख लगातार नहीं लग रहा है, मर जा रहा है, जाइम पीने के बाद भी भूख नहीं लग रहा है, तो ट्यूबरकुलोसिस की तरफ इशारा हो सकता है। और उसमें जो है बैक्टीरियल पायोजेनिक मेनिंजाइटिस में हाई ग्रेड फीवर था, तो इसमें जो फीवर रहेगा वो लो ग्रेड फीवर रहेगा, मतलब ज्यादा फीवर नहीं रहेगा, 99-100 तक फीवर रहेगा।
और उसके बाद इसमें भी माथा में दर्द रहेगा, क्योंकि यह ब्रेन की मेनिंजेस को प्रभावित करता है। तो प्रभावित जहाँ पे मेनिंजेस में इन्फेक्शन होगा, तो जहाँ पे इन्फेक्शन होगा वहाँ पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, फीवर होगा, ये पहले भी बता चुके हैं। तो किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन लगेगा, चाहे पेट में लगे, चाहे ब्रेन में लगे, चाहे लंग्स में लगे, चाहे जेनिटल ऑर्गन्स में लगे, चाहे ब्लाडर में लगे, चाहे किडनी में लगे, चाहे हड्डी में लगे, कहीं भी लग गया इन्फेक्शन तो वहाँ पे स्वेलिंग होगा, वहाँ पे क्या होगा, पेन होगा, वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वहाँ पे रेडनेस होगा, वहाँ पे टेंडरनेस होगा। यह सब सिम्टम मिलेगा, मिलना ही मिलना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और पेशेंट का बुखार लगातार रहने के चलते, पेशेंट को भूख नहीं लगने के चलते, पेशेंट की माथा में दर्द रहने के चलते पेशेंट का जो वजन है वह धीरे धीरे गिरने लगेगा, यानी कि लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट डेवलप होगा पेशेंट में। और उसके बाद क्या होगा कि यह सब कंप्लेन लगातार कम से कम 2-3 सप्ताह तक चलते रहेगा। लगेगा कि जो फीवर हो रहा है, वह माथा दर्द हो रहा है, वह दूसरे किसी कारण के चलते है, लेकिन वह ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के चलते हो सकता है। तो ज़्यादा दिन से अगर किसी को ये सिम्टम है तो इग्नोर करना नहीं है, उसके रूल्ड अप कराने के लिए, रूल्ड आउट के लिए हम लोग उधर जाएंगे। अब देखिए, जब मेनिंजियल इरिटेशन शरीर में हो जाएगा तो क्या होगा। यह तो जो हुआ कि मेनिंजाइटिस का जो सिम्टम अपीयर हुआ, उसके पहले जब कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में इन किया तो इसका हम लक्षण बता रहे हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया का जो प्रभाव, जो उसका टॉक्सिन के चलते हमारे पूरे शरीर में मेनिंजाइटिस का सिम्टम डेवलप कर जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, पेशेंट को उसमें जो है फीवर तो रहेगा ही, माथा में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, और पेशेंट को वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही उसके जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिजीज है उसमें नोजिया और वोमिटिंग होना है। जनरली एवरेज केस उसमें देखा गया है, यानी कि सबका कनेक्शन, हम बोले थे कि सबका सिम्पैथिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्व जो होता है, अतड़ी के मूवमेंट कराने में भी काम आता है, ब्लडर रिफ्लेक्स करने में भी काम आता है। तो जैसे ब्रेन डिस्टर्ब होगा तब तक तैसे इंटेस्टाइन का डिस्फंक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे सिम्पैथिक पैरासिम्पैथिक नर्व का मूवमेंट है। तो स्टैटिक मूवमेंट नहीं होगा तो इंटेस्टाइन क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, इसलिए नोजिया वोमिटिंग सिम्टम भी आना स्टार्ट हो जाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट का भी सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सिम्टम रहेगा, खाना खाएगा नहीं तो वेट लॉस का भी सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में भी फोटोफोबिया डेवलप होगा, पेशेंट को जो है लाइट से जो है डर लगने लगेगा, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने में इसमें कन्वल्सन होगा। पेशेंट जो है, बच्चा को लगेगा कि मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। मिर्गी का दौरा होता है जिसमें हाथ बुखार हुआ, माथा में दर्द हुआ, हाँ उल्टी हुआ, और उसके बाद पेशेंट ऐसे ऐसे मुंह चमकाने लगा। तो कितना लोग कहता है जूता सूंघाओ तो मिर्गी हो गया है, तो ये करो तो वो करो, तो जूता चप्पल नहीं सुंघाना है। और नाक कितना लोग दाबता है, कन्वल्सन हो जाता है ना, जब सीजर का अटैक आता है, कन्वल्सन का अटैक होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं। एक यहाँ पे एक कॉलेज में लड़की थी जिसको एक बार अटैक आया था, कुछ खा पी ली थी उल्टा पुल्टा, तो उसका लोग नाक दब रहा था, नाक बंद कर रहा था। तो नाक नहीं बंद करना है, चप्पल नहीं सुंघाना है, इससे क्या हो जाएगा, और उसका जान जो बचने वाला है वो भी मतलब खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ब्रेन सेंसलेस होता है, जब ब्रेन पे कोई आघात पहुंचता है किसी चोट के चलते, किसी दवाई के चलते, या किसी भी कारण के चलते, जब ब्रेन पे जब आघात पहुंचा है, उसके चलते ब्रेन का डिस्फंक्शन होता है, जब उसमें कन्वर्सन होता है, तो उस समय ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, और आपका जो अनकॉन्शियस होने के चलते आपका रेस्पिरेशन वगैरह जो है ठीक से नहीं हो पाता है, ऑटोमेटिक रिस्पिरेशन नहीं होता है, ऑटो रिस्पिरेशन। तो उस कंडीशन में जब किसी पेशेंट का आप नाक दाबिएगा, तो अगर वो नाक दाबने से उसका सांस रुकता है, तो ब्रेन सिग्नल देता है कि आपका सांस रुक रहा है। तो कभी कभी कोई पेशेंट का सिग्नल आ जाता है, थोड़ा कॉन्शियस अगर रहता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में जो पूरा तरह से कोमा में है, यदि आप उसका सांस ही रोक दीजिएगा, ऑक्सीजन सप्लाई रोक दीजिएगा, तो उसका कार्डिक पल्मोनरी सीधे उसका हार्ट और लंग्स अरेस्ट हो जाएगा, वो आदमी मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो एक चीज समझ लीजिए, आप लोग सब कोई जागरूक हो जाइए कि कन्वल्सन हो या मिर्गी का दौरा हो, तो उस कंडीशन में किसी का नाक नहीं बंद करना है, मुंह नहीं बंद करना है, उसको चप्पल नहीं सुंघाना है। यदि मुंह से गा जा रहा है, हाथ गोड़ गैठ रहा है, तो आप उसको लेफ्ट, पहले भी एक वीडियो में बताए थे कोमा में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुता दीजिए, और जो है चीन को जो है थोड़ा सा
ऐसे कर लीजिए कि रिस्पिरेशन उसका ठीक से आ जाए। यदि वोमिट हो रहा है, उसके साथ कन्वल्सन के साथ उल्टी भी आ रहा है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुलाने के फलस्वरूप क्या होगा कि जो भी उल्टी का जो आएगा, जो भी वोमिट मटेरियल आएगा वह क्या हो जाएगा, इसके थ्रू बाहर गिर जाएगा, और वह खाना का जो फीकल जो मटेरियल आ रहा है वोमिट के थ्रू, वह क्या हो जाएगा, सांस की नली में अगर जाएगा तो उसका सांस की नली में यदि कोई भी मानते हैं हम उल्टी किए, हम ऐसे और गर्दन उठा दिए, चाहे मोड़ दिए, नाक मुंह बंद कर दिए, तो जो उल्टी का जो पार्ट है, जो वोमिट मटेरियल है, वह लंग्स में चला जाएगा। तो लंग्स में जब कोई भी अगर हम खाना पानी खा रहे हैं तो देखते हैं लंग्स इतना सेंसिटिव है कि थोड़ा सा भी जब जाता है तो तुरंत सड़क जाता है, सड़कता नहीं है। वह लंग्स में पानी पीते समय या बोलते समय या खाते समय कभी कभी हमको लोग कहता है सड़क गया, नहीं, अगर हम खाना खा रहे हैं और उस समय एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने से क्या होता है कि थोड़ा सा खाना का पार्ट जाने वाला रहता है, उसी समय हमको जोर से सड़कता है। लेकिन यदि रियल में चला जाए तो उसका देयर इज नो ट्रीटमेंट, ऑन स्पॉट डेथ। यह समझ लीजिए। आज यदि किसी को खाते समय लोग बोला खाना खा रहा था, 2 बार हुचकी आया, आदमी मर गया, पानी पी रहा था, 2 बार सर के आदमी मर गया। तो कभी भी खाते समय किसी से बात नहीं करना है, मोबाइल पे ज्यादा कुछ जल्दी नहीं खाना है, आराम से खाना है। किसी भी कारण से यदि आपका सांस की नली में चल गया, जो मुंह में है मटेरियल, उल्टी है चाहे कुछ खा पी रहे हैं, सांस की नली में घुस गया, तो विद इन मिनट वो आपके जाके क्या करेगा, लंग्स को ब्लॉक कर देगा। जब लंग्स को ब्लॉक करेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लंग्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा तो ब्रेन डेड। 2 मिनट 4 मिनट में सारा कहानी खत्म। आया बात समझ में? तो उस कंडीशन में यह देखना है कि आपको जो है किसी को भी इस तरह का दौरा आए, मिर्गी आए, तो उसमें नाक नहीं दाबना है और लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सुला के रखना है। थोड़ा पॉज करो। हम लोग कहाँ थे? रुक जाओ जी थोड़ा सा। तो कन्वल्सन के बाद क्या क्या हो सकता है? कभी कभी हम लोग देखें कि पेशेंट को कन्वल्सन हुआ और उसमें जो हम लोग देखेंगे बच्चा को फोटोफोबिया कन्वल्सन के साथ साथ उसको जो है कॉर्निक साइन भी पॉजिटिव मिलेगा किसी किसी कंडीशन में, और नेक रिजिडिटी भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। तो यह सब चूंकि ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस का जो सिम्टम है वह लेट से आता है, एक्यूट नहीं होता है। वह बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, बहुत दिन से सिम्टम धीरे धीरे आते आते एक स्टेज सीवियर रूप धर लेता है। किसी बच्चा को मानते हैं 5 दिन 2 दिन से बुखार हो रहा है, खाना पीना नहीं खा रहा है, थोड़ा सा माथा में दर्द बोल रहा है, तो गार्जियन लोग ध्यान नहीं दिया, या किसी को भी बड़ा आदमी को भी हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये नहीं कि जो बड़ा को नहीं होगा ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। हमने बोला कि बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगा, माने अगर 20 आदमी में 10 आदमी हुआ तो बच्चा में 6 गो 8 7 गो हुआ, बड़ा आदमी में 1 2 गो मिला। तो यह सब सिम्टम है। अब देखिए कि स्टेज ऑफ मेनिंजियल कंप्रेशन, उसके बाद क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जब पूरे तरह से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो मेनिंजेस में प्रभाव होने के चलते जब क्या हुआ, वहां पे वो अपना घर कर जाएगा, अपना पूरा सिम्टम एकत्रित कर लेगा। जब बॉडी में पूरा इन्फेक्शन को फैला देगा तो जो नर्व, जो ब्रेन में हम बताए थे कि ब्रेन में कौन भाग में कौन नर्व है, तो सब नर्व का काम बताए थे। ऑप्टिक नर्व, ऑल्फैक्टिक नर्व क्या होता है, सूंघने में मदद करता है। ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ओकुलोमोटर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, वेगस नर्व। अब 12 नर्व बता दिए हैं, इसमें हम फिर नहीं बताएंगे। तब जो पार्ट में उसका इन्फेक्शन हुआ, अगर वहां के पार्ट में, हम पहले बताया कि सब एक्टिनोइड स्पेस में ज्यादा इन्फेक्शन होता है इसका ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस के, तो सब एक्टिनोइड स्पेस के अर्ध गिर्द में जितने भी नर्व सप्लाई कर रहे हैं बॉडी को, उसमें मोस्ट कॉमन नर्व क्या डैमेज होगा, ऑक्यूलोमोटर पॉलिसी डेवलप होता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या करता है, ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या करता है, आंख के मूवमेंट में मदद करता है, आंख को फैलाने सिकुड़ने में मदद करता है ऑक्यूलोमोटर। हाँ, ऐसे ऐसे जो कर रहे हैं ना, पलक झपका रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, यह सब क्या है। तो इस ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस केस में क्या हुआ कि उसका ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज होने से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पैरालाइसिस से दिखाई देगा, उसका आंख जो लगेगा ना इससे ताकेगा, इससे लगे कि एक तरफ से पैरालाइज है, काम नहीं कर रहा है, या तो नहीं बंद नहीं हो रहा है, या फिर टेढ़ा हो गया, फिर या एक साइड में रहेगा, या फिर बंद है तो बंदे रह रहा है। तो ऑक्यूलोमोटर पॉलिसी डेवलप होगा। और पेशेंट को डिप्लोपिया एक कंडीशन होता है जिसमें डबल विजन, डिपो मतलब डबल, मतलब कि एक चीज उसको 2 गो, जिससे हम लोग कभी कभी आंख ऐसे दावे ना, देखो ऐसे दावोगे तो लगेगा कि 2 गो 3 गो दिखाई दे रहा है, तो हुआ होगा या डैमेज के चलते ऐसे ही ऐसे खड़ा रहेगा आदमी तो लगेगा 2 आदमी खड़ा है।
2 आदमी खड़ा है, उसको डिप्लोपिया बोलते हैं। तो डबल विजन उसको दिखाई देगा। इन्वॉल्मेंट्री मूवमेंट्स जैसे हम ऐसे किए तो जितना इन्वॉल्मेंट्री मूवमेंट हुआ ये सब, तो यह सब बाधित रहेगा। इससे कोई से ताकेगा, ताकते रहेगा, हाँ कुछ करोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो रिफ्लेक्स लॉस, उसका जो रिफ्लेक्स, हम जैसे रिफ्लेक्स क्या होता है, किसी को हम कुछ किए तो उधर से जो रिफ्लेक्शन आया, जैसे मानते हैं कोई हमको ऐसे मारा तो हम रिफ्लेक्ट किए बचाव के लिए, तो रिफ्लेक्शन इसमें एब्सेंट रहेगा। सिम्पटम ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस का पूरा लेटरल स्टेज में। तो रिफ्लेक्शंस लॉस्ट में भी राइट रेडिली प्रेजेंट, यह सब कंडीशन, और पेप्लिडोमा डेवलप हो जाएगा। पेप्लिडोमा मतलब कि ओक्लोमोटर जो सप्लाई होता है वहां पे ट्यूमर ग्रोथ कर जाता है, बाद में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाता है। वो हम लोग अब क्रेनियल न्यूरोपैथिक डिजीज में पढ़ेंगे आगे जाके। तो इसका हम लोग स्पेशल, और क्या हो जाएगा, अब यह जब सब स्टेज खत्म हो जाएगा, ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा, तो पेशेंट क्या चला जाएगा, कोमा में। तो उसको बोलते हैं स्टेज ऑफ पैरालिसिस या कोमा। पहला स्टार्टिंग में सिम्टम हल्का फुल्का आया, फिर जो इन्फेक्टिव सिम्टम आया उसको हम लोग ऐसे करेंगे, प्रोडर्मल स्टेज, जिसमें कमजोरी, थकान, भूख की कमी, हल्का बुखार 2-3 सप्ताह तक रहा। उसके बाद दूसरा स्टेज आएगा, स्टेज ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। इसमें क्या हुआ, पायोजेनिक इन्फेक्शन के ऐसा, फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, कॉर्निक साइकोजेटिक नेक रिजिडिटी, कन्वल्सन, यह सब डेवलप हुआ। और उसका तीसरा स्टेज आया, स्टेज ऑफ मेनिंजियल कंप्रेशन। मेनिंजियल कंप्रेशन के, कंप्रेशन मतलब कि जैसे मानते हैं इन्फेक्शन हुआ ब्रेन के सबकोर्टिकल स्पेस में, तो इन्फेक्शन होने के चलते वहां स्वेलिंग हुआ, और वहां स्वेलिंग जब होगा, मानते हैं कि यह अगर यह कपड़ा है ऐसा मोटा है, अगर इसके अगल बगल के लेयर में स्वेलिंग हुआ तो यह क्या करेगा, इसको दाब देगा, कंप्रेस करेगा। यानी भीतर का जो ब्रेन का पार्ट है वो ऊपर के स्वेलिंग बढ़ने से, तो खोपड़ी हड्डी है तो बाहर निकलेगा नहीं ना, तो स्वेलिंग होगा तो क्या करेगा, ऊपर का चीज नीचे दाबेगा। ऐसे मानते हैं इसको हम साइज बढ़ा रहे हैं और यहाँ पे है तो ये नीचे दाबेगा। तो कंप्रेशन के चलते क्या होगा कि जो नर्व दब रहा है, जो नर्व डैमेज हो रहा है, तो सब एक्वायर्ड स्पेस के पास ओक्लोमोटर नर्व होता है, तो वहां से ओक्लोमोटर बोले कि पेप्लिडोमा डेवलप होगा। और उसके बाद क्या होगा, डिप्लोपिया डेवलप होगा, डबल विजन डेवलप होगा, और क्या बोले कि उसको ओक्लोमोटर पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे पैरालिसिस हो जाएगा, ओक्लोमोटर पैरालिसिस हो जाएगा, आंख मूवमेंट और आंख का जो भी इसका ओक्लोमोटर फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और चौथा स्टेज में क्या आएगा कि स्टेज ऑफ पैरालिसिस या कोमा। ये सब स्टेज डेवलप जब कर गया तो उसके बाद पेशेंट कोमा में चला गया, बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। अब इसमें क्या होगा कि इसमें सब पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का सिम्टम मिलेगा, और हम लोग क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो पेशेंट क्या होगा, कोमा में रहेगा, अनकॉन्शियस रहेगा। अब देखिए कोई पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस आता है तो उसको हम बताए थे कि कैसे कैसे अब किस किस कंडीशन में अनकॉन्शियस हो रहा है। स्ट्रोक होगा तभी अनकॉन्शियस होगा, मरीज बेहोश हो जाएगा। कोमा में गया, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हुआ तभी कोमा में चला गया, सेरेब्रल मलेरिया हुआ तभी कोमा में चला गया, डायबिटीज बढ़ गया तभी कोमा में चला गया, डायबिटीज घट गया तभी कोमा में चला गया, बीपी ज्यादा बढ़ गया उसके स्ट्रोक हो तभी कोमा में चला गया। अब सब बिंदु पर सिम्टोमेटिक सिम्टम के अनुसार डॉक्टर को यह जांच कराना पड़ता है कि कोमा जो आया, पेशेंट बेहोश जो हुआ, वह किस कारण से हुआ, मेनिंजाइटिस के चलते हुआ कि डायबिटीज के चलते हुआ कि हाइपरटेंशन के चलते हुआ कि स्ट्रोक के चलते हुआ कि सेरेब्रल मलेरिया में भी कोमा डेवलप होता है। तो यह सब आगे का सब बताया गया है, उसको अपने दिमाग के अनुसार डॉक्टर अपने सिम्टम साइन और अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उसको फाइंडिंग करता है। अभी हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, इसका हम लोग जांच क्या क्या कराएंगे, ब्लड्स का हम लोग जांच कराएंगे, सीबीसी, कंप्लीट हीमोग्राम कराएंगे। कंप्लीट हीमोग्राम में हम लोग क्या करेंगे, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट और इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन एट ईएसआर कराते हैं, जिसमें पेशेंट का ईएसआर बढ़ा हुआ मिलता है, क्योंकि जितना भी क्रोनिक इन्फेक्शन है तो एक्यूट इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल बढ़ा मिलेगा, ल्यूकोसाइट बढ़ा मिलेगा, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं ब्लड में कि कोई भी इन्फेक्शन आता है तो न्यूट्रोफिल का काम है फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल अपना सेना को तैयार करता है फैगोसाइटोसिस क्रिया के लिए कि जाओ लड़ो, उसको मार के खत्म करो। लेकिन जब एक्यूट फेज खत्म होता है, क्रोनिक फेज आता है, तो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो हमारे पास इम्यूनिटी, जो हमारे शरीर का एंटीबॉडी बनाता है, वह फाइट करता है। तो जब क्रोनिक केसेस आएंगे तो उसमें हमारा ल्यूकोसाइट और लिम्फोसाइट बढ़ेगा, और एक्यूट स्टेज में जो है न्यूट्रोफिल बढ़ेगा। ये पहले बताया जा चुका है आप लोग को, ब्लड में जाके आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का टाइम किसको है, तो काम चलाओ, पढ़ के किसी तरह समय निकाला जा रहा है।
तो ये सर बढ़ा हुआ मिलेगा और ल्यूकोसाइट भी बड़ा मिलेगा, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिलेगा। एक्सरे में हम लोग देखेंगे तो लंग्स के का एक्सरे कराएंगे तो उसमें मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस का फाइंडिंग मिलेगा। CSF एग्जामिनेशन कराएंगे तो ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में फाइंडिंग हो सकता है। उसमें जो है हम लोग क्या करेंगे देखेंगे भाई, तो सेल जो है इंक्रीज कर जाएगा 100 से 500 पर क्यूबिक mm फील्ड के अनुसार। पॉलीमॉर्फ्स डोमिनेंट अर्लियर स्टेजेस बट लिम्फोसाइट डोमिनेंट इन द लेट स्टेजेस। वहीं लिम्फोसाइट लेटरल स्टेज में सीवी। अब हम लोग ब्लड के साथ साथ जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं ना, उसमें से भी हम लोग जैसे ब्लड का काउंट करते हैं, सेल काउंट करते हैं, वैसे भी CSF से भी ब्लड काउंट होता है, CSF सेल काउंट होता है। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, AFB ये सब हम लोग करके CSF एग्जामिनेशन का देखेंगे और उसके बाद हम लोग स्मीयर बना के उसको डिटेक्ट करेंगे। अगर उसमें ट्यूबरकुलोस बैक्टीरिया आएगा तो उसका ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट जो होता है 6 महीने का ट्रीटमेंट है। इसमें फर्स्ट 2 महीना हम लोग वी चूज 4 टाइप्स ऑफ ड्रग जिसको इंटेंसिव थेरेपी बोलते हैं, जिसमें हम आइसोनियाजाइड 300 mg, रिफाम्पिसिन 450 mg, माइक्रोबोटोल्स 800 mg और पारिजीनामाइड 750 mg का टेबलेट चलाते हैं। चारों का मिक्स करके 2 महीना में ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट पे हम बता चुके हैं। और फिर 4 महीना हम लोग आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन का डोज पूरा करते हैं। यदि इसका सही समय पर इलाज नहीं हुआ या फिर बीमारी बिगड़ गया तो क्या क्या हो सकता है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है। तो मेनिंजिस इसमें क्या होता है कि नेक स्टिफनेस डेवलप लेटर ऑन द कोर्स ऑफ द डिजीज, कन्वल्सन, कोमा, ड्यूलिरियम रेयर। मतलब कि इसमें क्या होगा कि गर्दन कड़ा हो जाएगा, नेक स्टिफनेस रहेगा, पेशेंट को क्या मिलेगा, कन्वल्सन होगा, कोमा में चला जाएगा। डिलीरियम मतलब कि चित्त भ्रमण, पेशेंट को होगा कि पहचान नहीं पाएगा, उसको अलग अलग चीज दिखाई देगा। कॉर्निक साइन पॉजिटिव हो सकता है। स्वेटिंग और वोमिटिंग, डायरिया का हिस्ट्री रहेगा। और उसके बाद CSF में इंक्रीज प्रेशर, CSF का प्रेशर इंक्रीज होगा, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाएगी। सब एक्नोइड हेमरेज हो सकता है, सब एक्नोइड हेमरेज कर सकता है, इंसेफेलाइटिस कर सकता है, पायोजेनिक मेनिंजाइटिस कर सकता है, कार्सिनोमेटस मेनिंजाइटिस डेवलप कर सकता है। ट्रीटमेंट हमने बता दिया है। अब तीसरा जो है वायरल मेनिंजाइटिस होता है। वायरल मेनिंजाइटिस का भी सिम्टम सेम है। वायरल मेनिंजाइटिस के लिए वायरल एंटीवायरल ड्रग्स कुछ देते हैं, बाकी धीरे धीरे रिकवरी होता है। इसका मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है मेनिंजाइटिस, मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट विद द इन्फ्लामेशन में डेवलप इन द केस ऑफ एक्यूट लिम्फेटिक कोरिमेंटिनाइटिस, मॉम्स, ग्रैंडुलर फीवर, पोलियोमाइलाइटिस, HIV, हर्पेस जोस्टर, वेरिसुला, हर्पेस सिम्प्लेक्स। इस तरह के वायरस इन्फेक्शन में कॉम्प्लिकेशन के चलते वायरल मेनिंजाइटिस डेवलप हो सकते हैं। तो यह हम लोग का मेनिंजाइटिस चैप्टर आज खत्म हुआ। चलिए।